Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री का कारवां और जिसमें हम लेने वाले हैं सबसे पहला और आसान चैप्टर जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अरे सर क्या शुरू करें? अरे वही चैप्टर और क्या। देखिए, तो हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। जी हाँ, हमें जो मैटर है उसकी 3 स्टेट पढ़नी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो गैसियस स्टेट है वो ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ लिया है, तो अभी 12th के लिए हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, जो इसके बाद का चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है? अब सॉलिड में भी आपने पढ़ा है सॉलिड कब एग्जिस्ट होता है, जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं, रिपल्सिव फोर्स से, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किससे? एस्केपिंग टेंडेंसी से, पार्टिकल पास आना ज़्यादा पसंद करते हैं दूर जाने से, वो सब है। अब डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। सर मुद्दा क्या है? जो सॉलिड होते हैं मेरे बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। हर एक मुद्दे पे आएंगे। नीट जेई का कारवां शुरू है, इधर उधर की बातें नहीं, और शुरू कर देते हैं। तो इस साइड में हेडिंग लगा देता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और इस साइड में लिख दूंगा अमॉर्फस सॉलिड। तो एक हो गया मेरे बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हो गया अमॉर्फस सॉलिड। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है। सर अरेंजमेंट किसका होगा? अरे बबुआ, वो जिससे बना है। सर सॉलिड किससे बना है? पार्टिकल। पार्टिकल कैन बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। सर मैं किससे बना हूं वो तो तुम जानते हो। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, या फिर आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रेगुलर इन 3D। अब यहाँ पे दिमाग में एक चीज आ गई, सर ये 3D क्या है? सिंपल सी बात है, 3D मतलब 3 डायमेंशन। इज दैट क्लियर? हाँ, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर और आगे से पीछे, तीनों डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? अभी मैं बोल दूं जिसमें 3 डायमेंशन होता है, तब आधे लोग पड़ जाएंगे ऐसे सोच में, सर ये 3D क्या होता है सर? सर 3D मुझे पता ही नहीं। अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, एंट्रेंस के स्टूडेंट हो, तो आपको पता ही होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें भी समझाना मेरा काम है। तो 3D मतलब ये क्या है? दूरी एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस और ये इधर। समझ में आ रहा है? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, तीनों चीजें समझ में आया। और यहाँ पे जब मैंने रेगुलर लिख ही दिया, तो उसी का हम लोग क्या लिख देंगे? ऑपोजिट। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इररेगुलर। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज इररेगुलर। अब दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे हम कहते हैं ट्रू सॉलिड मेरे भाई। क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड। मतलब सर ये सच्ची सॉलिड है। सर ये सच्ची सॉलिड क्या होता है और झूठ सॉलिड क्या होता है? सब बताएंगे बिल्कुल, फिर ना कीजिए। इसे कहते हैं तो एक हो गया ट्रू सॉलिड और एक हो गया सूडो सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट होंगे, और ये विद इन अ रेंज, एक रेंज के अंदर होते हैं। मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर एक एक को मैं जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या लिखेंगे? डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। सर फ्यूजन तो सुना हुआ लगता है। जी हाँ, हमारा ऑफलाइन का क्लास है, समझ में आ रहा है। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा इरेगुलर। कोई हीट ऑफ फ्यूजन इसकी रेगुलर नहीं है। आया समझ में? नेक्स्ट, ऑन कटिंग, अगर इस क्रिस्टल को आपने कट कर दिया तो ये आपको क्लीन कट देगा या फिर क्लियर क्लीवेज। सर ये तो खतरनाक शब्द है। अरे भैया, आप क्लीन कट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी, यहाँ पे आ जाएगा इरेग्युलर कट या फिर
ऑड क्लीवेज। नेक्स्ट, इस सॉलिड को हम एन आइसोट्रोपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपी। और ये होता है आइसोट्रोपी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखोगे, इसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, इसे हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सर आपने पॉइंट ऐसे ऑपोजिट ऑपोजिट लिख दिए। यस मेरे बच्चों, ताकि आपको ये सारी चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर इन 3 डायमेंशन। सर ये अरेंजमेंट का क्या मतलब है, अभी समझाते हैं। सर ये इरेगुलर क्या मतलब है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक चित्र से समझाता हूँ। ट्रू सॉलिड है, ये ट्रू सॉलिड है, ये सूडो सॉलिड है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये जो ट्रू सॉलिड है ये हमेशा जैसे बनाए गए थे वैसे ही रहते हैं। तो सर नहीं समझा, आपको मैं सूडो सॉलिड समझा देता हूँ, ट्रू आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सर सूडो सॉलिड क्या होता है, आप सबको पता होगा, जब आप गांव में या फिर कोई बहुत बोलते हैं ना ओल्ड टाउन है जहाँ पे गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, एसटी बसेस, वहाँ पे जो खिड़कियाँ होती हैं आप बंद करने की कोशिश करेंगे, खिड़कियाँ बंद नहीं होती। अरे सर खिड़कियों को क्या बंद करने की ज़रूरत है, खिड़कियाँ ही तो मज़ा देती हैं। अरे भाई वो हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मान लो आपको स्लाइडर पे जो कांच की ग्लास है उसे ऐसे स्लाइड करके बंद करना है, लेकिन आप ट्राई करते हो, खूब ताकत लगा लेते हो, लेकिन वो बंद नहीं होती। रीज़न क्या है? बड़ा ही सिंपल। मान लीजिए ये ग्लास है, विंडो का ग्लास, तो इसमें ये ग्लास जिन पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, ऑब्वियसली ग्लास SiO2 से बना है, तो ये ग्लास पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव होते रहते हैं। और नीचे मूव होने की वजह से क्या होता है, नीचे जो ग्लास का पार्ट है वो थिक हो जाता है, और ऊपर ग्लास का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, थिन। मतलब नीचे मोटा होने की वजह से वो रैक में प्रॉपरली तरह से स्लाइड नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से हमारे पुरानी बसेस, एसटी बसेस, स्टेट बसेस जो होती हैं वो बंद नहीं हो पाती, उनकी विंडो। आ रहा है आपको समझ में? यस। मतलब ये जो सॉलिड है इसमें तो फ्लो दिख रहा है। यस, तो ये सूडो सॉलिड है। तो आप कह सकते हैं जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सूडो सॉलिड होते हैं। और इसका आपने साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी देख लिया, और वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल है ग्लास। आया समझ में? एग्जाम्पल क्या है? ग्लास। जबकि ऐसा किसी भी टाइप का मूवमेंट ट्रू सॉलिड में नहीं दिखता। आगे समझ में? चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। सर आपने पहला पॉइंट नहीं बताया। अरे भाई रुको जरा, सबर करो। देखो यहाँ पे फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपने एक बार ढूंढा, 2 बार ढूंढा, 3 बार ढूंढा। सर मेल्टिंग पॉइंट ढूंढते कैसे हैं? आप प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन में कराएं, समझे? तो मान लीजिए उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1200 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? जी हाँ, मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अनावश्यक पार्ट, उसे डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो, यही आपके नोट्स भी तैयार हो जाए। ठीक है, तो एक कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने पहली बार ढूंढा तो 1200 केल्विन आया, दूसरी बार भी 1200 केल्विन, तीसरी बार भी 1200 केल्विन। मतलब क्या है, जब हम फिक्स कंडीशन के अंदर, फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर सॉलिड को मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेंज में मान लीजिए कि अमॉर्फस सॉलिड है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस, तो कभी 150 आता है, कभी 160 आता है, कभी 165 आ जाता है। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? उस क्यों के पीछे रीजन है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हार्डनेस होती है। चलिए इसी पॉइंट को समझाने के लिए, तीसरा पॉइंट और पहले पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक चित्र का सहारा लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए इस चित्र को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कौन है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है। और ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये किसका अरेंजमेंट है? अमॉर्फस सॉलिड का। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट हो गया और एक अमॉर्फस सॉलिड का अरेंजमेंट हो गया। आप देख रहे हैं क्रिस्टलाइन में कितना सही तरीके से अरेंजमेंट है, पहले पीला वाला पार्टिकल, फिर ग्रीन वाला पार्टिकल, फिर पीला वाला पार्टिकल, फिर ग्रीन वाला पार्टिकल, फिर पीला। सर ये पीला पीला क्या है? अरे पीले सुनना जरा, बोलने तो दे मुझे। देखो यहाँ पे येलो पार्टिकल, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद कौन सा है? ग्रीन वाला। एक फिक्स डिस्टेंस के बाद कौन सा है? वापस येलो, ऐसे। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, अगर आप चाहें तो ऐसे जेड एक्सिस पे भी जाएंगे, दो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें
तो पहले कौन सा आया, व्हाइट वाला पार्टिकल। जी हाँ, पार्टिकल कैन बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। उसके बाद ग्रीन, उसके बाद फिर व्हाइट। और यहाँ पे देखो पहले व्हाइट से शुरुआत हो रही है, फिर एक ग्रीन, फिर एक व्हाइट। दो ग्रीन थे यहाँ पे, एक ही ग्रीन है। यहाँ पे दो ग्रीन तीन व्हाइट के बीच में फंसे थे, यहाँ पे एक ग्रीन तीन व्हाइट के बीच में फंस गया। मतलब आप जब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो पार्टिकल अलग अलग आ रहे हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे भी कोई मान लीजिए पार्टिकल रख दूं, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे भी मैंने कोई पार्टिकल रख दिया, ठीक है, और मैंने अलग अलग डायरेक्शन में हार्डनेस ढूंढ ली। तो यहाँ पे हार्डनेस अलग, यहाँ पे हार्डनेस अलग, यहाँ पे हार्डनेस अलग, हर जगह हार्डनेस अलग अलग है। तो इसीलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। या फिर आप बोल सकते हो जो हीट देनी है, जो हीट देनी है वो अलग अलग लग रही है। यहाँ पे हीट सेम है, आप अलग अलग बोलते हैं ना, डायरेक्शन में जाओ, नेचर ऑफ पार्टिकल आपको क्या मिलेंगे, सेम। जो उनका अरेंजमेंट है, जो उनका हार्डनेस है, वो सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इस पार्ट में मैं ऐसे ले लूँ, चलिए यहाँ पे भी बना देते हैं। तो अगर आप देखें ये जोन, तो यहाँ पे जो हार्डनेस होगा और जो यहाँ पे हार्डनेस होगा वो सेम होगा। तो सेम मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन इधर, और यहाँ पे इरेगुलर। ठीक है, चलिए अब इसे आपको इससे नोट्स भी बनाना है, तो क्लियर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इसे मैं अच्छा खासा क्लीन भी करते रहता हूँ साइमल्टेनियसली। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इस चित्र से ये 2 पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए वापस आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सर ये क्या लिखा है आपने, ऑन कटिंग गिव्स अ क्लियर क्लीवेज, और ये क्या देता है, इरेगुलर कट। तो इधर देखिए, इधर देखिए, समझे क्लियर कट मतलब क्या, या फिर क्लियर क्लीवेज मतलब क्या। ये मान लीजिए मैंने अपना एक क्रिस्टल ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, और मैं इसे कट करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसे कट करूँगा ऐसे, आप देख रहे हैं, जब ऐसे कट करूँगा तो ये पार्ट एकदम इजीली कट होके बाहर निकल जाएगा। इन शॉर्ट आपको ऐसे एकदम क्लीन क्लीवेज मिलेगा, और ये जो इसका कटा हुआ हिस्सा है वो ऐसे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। ये क्या दे देगा, क्लियर क्लीवेज, क्लियर कट। और वही अगर यहाँ पे लेंगे, पहले तो ये रेगुलर होगा नहीं, तो जो भी अगर मैं ले लूँ इसे, ठीक है, ऐसे, और आपने इसे कट करने की कोशिश की, तो जब ये कट होगा तो ये कुछ ऐसे कट होगा, ऐसे। ठीक है, मतलब इसका जो हिस्सा निकलेगा बाहर वो कुछ इरेगुलर वाल जैसा निकलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, इसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो कुछ ऐसे होगा, इरेगुलर। समझ में आ रहा है, इरेगुलर कट है ये। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है, ये एन आइसोट्रोपी है और ये आइसोट्रोपी है, इससे क्या कहना चाहते हो आप। बिल्कुल टेंशन ना ले, सारी चीजों को गायब कर देते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट, एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी का क्या मतलब है। चलिए आगे वाली स्लाइड पे जाते हैं। ये देखिए फिर हमारी वही वाली स्लाइड आ गई। अब ये एन आइसोट्रोपी क्या होती है और आइसोट्रोपी क्या होती है। तो आइसोट्रोपी में अगर आप देखें ध्यान से, तो आइसो होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। तो कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, मटेरियल की या फिर सॉलिड की, सारी नहीं, कुछ। कौन कौन सी सर, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी हाँ सर, ये तो मैंने पढ़ा है फिजिक्स में सर, ये तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है ना। यस, समझ में आया, लाइट के रिस्पेक्ट में ये प्रॉपर्टी चेक की जाती है, लाइट की नहीं है। आ रहा है समझ में, हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे ग्लास का आप पढ़ते हो अप्रोक्सीमेटली 1.4 समथिंग के अराउंड आता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो भी है, अगर आप इसे मेजर करना चाहो किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में, तो अगर आप मेजर करना चाहते हो क्या, जी हाँ, मैं मेजर करना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लाइट को मैं भेजना चाहता हूँ। पहले मैंने लाइट को इस डायरेक्शन में भेजा, फिर मैंने लाइट को इस डायरेक्शन में, आ रहा है समझ में, फिर मैंने लाइट को इस डायरेक्शन में भेजा। मैंने तीनों डायरेक्शन में लाइट को पास किया। फिर मैंने लाइट को पूछा
कि आपको आते वक्त कैसी फीलिंग आई? तो बोलता है मुझे आते वक्त अलग-अलग फीलिंग आई। जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग आया तो मेरी वैल्यूज़ कुछ और आ रही थी। मैं जब वाई एक्सिस के अलोंग आया तो मेरी वैल्यू कुछ और आ रही है और जेड एक्सिस के अलोंग आया तो वैल्यू कुछ और आ रही है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो पार्टिकल भी अलग-अलग आ रहे हैं। जब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो पार्टिकल भी क्या आ रहे हैं? अलग-अलग। कैसे? ज़रा इसे समझा दीजिए। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस का और ये किसका? वाई एक्सिस का। चलिए मैं लगे हाथ बीच में भी पार्टिकल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ग्रीन आया, फिर उसके बाद कौन है? उसके बाद ये अरेंजमेंट में येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो। इज दैट क्लियर? ऐसे तो मैंने उनको पूछा कि जब अलग अलग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है? तो उन्होंने कहा जरा इस डायरेक्शन को देखिए। ए सर जरा इस डायरेक्शन को देखिए। मैं अगर इस डायरेक्शन के अलोंग आऊँ तो देख रहे हो आप सारे येलो पार्टिकल ही मुझे मिले और जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग गया था तो मुझे कुछ येलो और कुछ ग्रीन पार्टिकल मिल रहे थे। समझ में आया? मतलब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है बच्चों वो अलग-अलग आ रही है। समझ में आया? मतलब ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन द प्रॉपर्टी चेंजेस। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रोपी और जो सॉलिड ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं उसे हम कहते हैं एनआइसोट्रोपिक सॉलिड और वो कौन है? जी हाँ, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है? चलिए चित्र को क्लियर किया जाए। अब यहाँ पे आ जाइए। क्या इसमें हम डायरेक्शन चेंज करेंगे? क्या हम इसमें डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या आइडेंटिकल पार्टिकल आएँगे? ए सर, इसमें भी तो अलग-अलग पार्टिकल आ रहे हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बस जब डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो डिग्री ऑफ इर्रेगुलैरिटी ये एक्सिस पे और ये एक्सिस पे दोनों पे क्या आती है? या फिर इधर जाओ, तीनों एक्सिस पे जो डिग्री ऑफ इर्रेगुलैरिटी है, ध्यान से सुनना, डिग्री ऑफ इर्रेगुलैरिटी वो तीनों एक्सिस पे क्या मिलती है? सेम। तो मैंने लाइट को पूछा क्या आपको तकलीफ हुई आते वक्त अलग अलग डायरेक्शन से? तो बोल रहा था जब मैं अलग अलग डायरेक्शन से आया मुझे उतनी ही तकलीफ हुई। किसी में तकलीफ पहले कम थी, बाद में ज़्यादा थी। किसी में तकलीफ पहले ज़्यादा थी, बाद में कम थी। मतलब जो ओवरऑल तकलीफ थी वो हर एक डायरेक्शन में क्या थी? सेम थी। आई मेरी बात बच्चों समझ में? तो याद रखना ये पॉइंट, डिग्री ऑफ इरेगुलरिटी इज फाउंड टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, समझ में आया? तो जो डिग्री ऑफ इरेगुलरिटी है वो मुद्दा है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे बस रट लेते हैं, याद रख लेते हैं, समझ में आया? और कुछ लोगों को रटा भी दिया जाता है। तो आप क्या याद रखोगे? ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन द डिग्री ऑफ इरेगुलरिटी रिमेन्स सेम। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज क्या आती हैं? सेम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। आया समझ में? नाउ सर कुछ इसके बारे में भी बता दीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप हीट भेजिए अलग अलग डायरेक्शन से, आप हीट भेजेंगे अलग अलग डायरेक्शन से, उसका जो ट्रांसफर है वो अलग अलग होगा। समझ में आया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी इसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा और यहाँ पे क्या होगा? सेम। तो ये था बच्चों डिटेल में समझना क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और क्या अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो सर जब इतना बता ही दिए हैं तो लगे हाथ कुछ एग्जाम्पल भी दे दीजिए। क्यों नहीं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देना तो फर्ज बनता ही है। तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल ले सकते हो, NaCl, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, पूरी दुकान लगा दूं मैं तो, ग्राफाइट। सर अमॉर्फस का एग्जाम्पल दे दीजिए, अमॉर्फस का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ग्लास, वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? अमॉर्फस के। सर मुझे एक और डाउट रह गया सर, आपने बोला था लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है? चलिए उस पॉइंट को भी क्लियर करते हैं। अगर आप यहाँ पे बच्चों इस एक्सिस पे एक लंबा डिस्टेंस तक जाएंगे, लंबा डिस्टेंस, ठीक है, और सेम वही डिस्टेंस इधर भी कवर करेंगे तो आप देख रहे हैं अरेंजमेंट कितना रेगुलर है, दूर तक अरेंजमेंट रेगुलर है। यहाँ भी दूर तक रेगुलर है और यहाँ पे भी दूर तक क्या आएगा? रेगुलर। बट जरा इसमें देख लीजिए, पहला वाइट आया
तुरंत उसके बाद क्या है, ग्रीन, 2 ग्रीन फंसे से कितने के बीच में, 3 व्हाइट के बीच में। और यहाँ पे पहले 2 व्हाइट आ गए, पहले एक ही व्हाइट फिर उसके बाद एक ग्रीन, यहाँ पे पहले 2 व्हाइट फिर एक ग्रीन। तो यहाँ पे तो तुरंत जैसे ही मैंने दूसरा पैर रखा आगे, मैं तो देख रहा हूँ भैया यहाँ पे तो अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक है और यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक है। आप देख सकते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ज़्यादा दूर तक ये अरेंजमेंट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड का। अब हम अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, चलिए देखिए। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे क्या, जी हाँ लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है, समझ में आए सर, वो तो दिया गया है सर, वो तो वहाँ पे है ही, अरे बट उसे पढ़ना है, याद रखना है, समझ में आया। तो जो सबसे पहले टाइप का हम पढ़ेंगे वो है आयनिक सॉलिड, दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड और चौथा है मेटालिक सॉलिड। आगे चल के आप देखेंगे ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये फर्दर क्लासिफाइड है 3 टाइप के और सॉलिड में। ठीक है, पहला आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और जो तीसरा आता है वो आता है हाइड्रोजन। तो हमारे सिलेबस में ये हमें 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आप पढ़ोगे 90%, 95% आप आयनिक सॉलिड पढ़ोगे और थोड़े बहुत मेटालिक और कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर ना के बराबर है। ठीक है, तो जब भी हम ये सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो हम अपना जो वे ऑफ स्टडी है वो कुछ इस तरह से रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो सॉलिड है वो किससे बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में, मतलब वो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो कौन से हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, सॉलिड के अंदर पार्टिकल कौन से हैं। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कैसे अट्रैक्टेड है। और तीसरा जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। सर हार्ड तो मैं भी बहुत हूँ, अरे मुझे पता है आप सब हार्ड ही हो, सारे जो बिलियनाइट्स है वो हार्ड ही हैं, अभी तो इतने हार्ड आदमी से पढ़ भी रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो जो हार्ड है उससे यहाँ पे कहने का मतलब है कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर हार्ड सॉलिड होंगे, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। और लास्ट में चौथा जो पॉइंट आता है वो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल। क्या पढ़ना है आपको, एग्जाम्पल। सर ये मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है सर, मुझे एग्जाम्पल बहुत याद रहता है और मैं एग्जाम्पल में इस एग्जाम में इसे भी एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ मैं जानता हूँ मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं अपना कौन सा सॉलिड, जी हाँ हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आयनिक सॉलिड। आई बात समझ में बच्चों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे आयनिक सॉलिड। तो आप सब जानते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, इसके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, जग जानता है मेरे दोस्त, नाम में ही लिखा है आयंस होते हैं। तो आयंस तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मेरे भाई कटायन और दूसरा होता है अनायन। ये सर मेरी टीचर ने पढ़ाया कटायन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जो होता है वही नेगेटिव चार्ज होता है। यस, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, कुछ लोग रीजन बेस्ड भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आपने जैसे पढ़ा हो
और कटायन और अनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? जी हाँ, इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड, या फिर कोई कोई इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कोई कोई इसे कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। जैसे लोग वैसी पढ़ाई, ठीक है। तो ये हो गए कूलम्बिक फोर्स। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी? जी हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली ये सॉलिड होते हैं। कौन से सॉलिड? सॉफ्ट टू हार्ड। सर आयनिक सॉलिड सॉफ्ट भी होते हैं? यस, अगर आयनिक बॉन्ड वीक हो तो। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगर आयनिक बॉन्ड वीक हो तो वो सॉफ्ट सॉलिड भी हो सकते हैं। अरे वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो सॉफ्ट टू हार्ड, समझ में आया। और जनरली इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? जी हाँ, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जनरली तो हाई होती है, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हाई। ये पुअर कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट। सर कहना क्या चाहते हो? एक बार लिखते हो ये पुअर कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में, और एक बार लिखते हैं कि ये कंडक्ट कर भी सकते हैं। सर यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, आप कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक जो सॉलिड है, वो अगर सॉलिड स्टेट में है मेरे बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। रीजन उसका बड़ा सिंपल सा है कि आयंस फ्री नहीं है यहाँ वहाँ जाने के लिए। बट जैसे ही आप उसको पानी में डालते हो, जैसे ही आप उसको पानी में डालते हो या फिर पिघला देते हो मतलब गर्म कर देते हो, हीट दे देते हो, आयंस फ्री हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। तो जनरली हम तो पानी में डिजोल्व करने का ही काम करेंगे, क्योंकि ये जो गर्म उरम करने का काम है ये हमने अपने इनऑर्गेनिक के दोस्तों को दे दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट में ले लेंगे उनके एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो वो कौन कौन होंगे? जी हाँ, NaCl, ACl, MgCl2, Al2SO4 थ्राइस, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये था खेला किसका? हमारे आयनिक सॉलिड का। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के सॉलिड पे, जो कि है क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम सबसे पहले देखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जब यहाँ पे मॉलिक्यूलर लिखा है मेरे दोस्त, तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो कौन होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। ऐसी गलती मत करना, किसी किसी केस में एटम भी आ सकते हैं। कैसे सर? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी हम पहला सॉलिड पढ़ेंगे। कौन सा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? पोलर होगा। सर ये पोलर नॉन पोलर सुन सुन के मेरा ना सर इनऑर्गेनिक में बहुत सर दुखता है सर। कभी पोलर होता है, कभी नॉन पोलर होता है। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिलियन एजुकेशन को फॉलो कीजिए ब्लाइंडली, आपका सारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले वही चीज़ रखेंगे, इसमें पार्टिकल क्या होंगे? जी हाँ, इसमें पार्टिकल होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल। सर ये पोलर मॉलिक्यूल क्या है? मान लीजिए पार्टिकल ए है और ये मान लीजिए दो एटम है ए और बी। जो बी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से जो बी पे है वो आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। और देख रहे हैं आप, साथ ही साथ दो पोल क्रिएट हो गए।
पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो इसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। सर एग्जाम्पल तो लास्ट में बताना है। अरे अभी बता देते हैं यार, क्या टेंशन लेते हो। HCl, ठीक है, HCl। तो ये हो गए पोलर मॉलिक्यूल। अब दूसरा आ जाते हैं हम अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। यहाँ पे क्या आएगा आप, जी हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए एक पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, यहाँ पे भी ले लेते हैं ऐसे कुछ, ऐसे। तो यहाँ पे मैं उनके बीच का बॉन्ड दिखाता हूँ। मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब देख रहे हैं यहाँ पे चालू हो जाएगा इनका क्या, जी हाँ, झुम्मा झुम्मा। इनके बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे मेरे भाई। तो ये जो पिंक कलर से देख रहे हो ना, ये जो पिंकी को देख रहे हो आप, ये सर पिंकी का नाम मत लो सर, मुझे बहुत नफरत है पिंकी से सर। अरे ऐसा ना बोलो। यहाँ पे जो ये पिंक कलर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, जी हाँ, यही है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आ रहा है समझ में सर, इसे इंटरैक्शन क्यों बोला गया। ये एक पोल, समझ में आ रहा है, ये एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर दो पोल, इसके अंदर भी दो पोल, और इनके बीच में झुकमुक मुकमुक झुकमुक मुकमुक झुकमुक मुकमुक हो रहा है, मतलब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में, इसके पॉजिटिव को उसका नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, उसके नेगेटिव को किसी और का पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। जी हाँ, पार्शियल है। आया समझ में। चलिए अभी यहाँ पे भी कुछ बना देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और इन सब के बीच में क्या शुरू होगा, जी हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जी हाँ, डाइपोल डाइपोल। ओ हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सर ये रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते होंगे, तो भैया डाइपोल डाइपोल बहुत ही वीक फोर्स होते हैं, बहुत ही वीक। तो जनरली ये होते हैं सॉफ्ट सॉलिड। क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अगर आप ले सकते हो, तो ये जनरली रूम टेम्परेचर पे गैसीय स्टेट में भी मिल जाएंगे आप। कौन से स्टेट में मिल जाएंगे, जी हाँ, गैसीय स्टेट। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और क्या कह सकते हो, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ व्हाट मेरे दोस्त, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, आयन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, चार्जेस चाहिए, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए सॉफ्ट सॉलिड है या फिर गैसीय स्टेट में रह सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी मेल्टिंग पॉइंट को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लो टू मॉडरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो टू मॉडरेट। अरे सर कहाँ चले गए, यहीं पे हूँ बेटा, कहीं और नहीं गया। ठीक है, क्या है ना, कैमरे से थोड़ा उधर चले जाते हैं तो तकलीफ है। हो गया सर, इसके एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। एग्जाम्पल है HCl, SO2, एसेट्रा। सर एसेट्रा का मतलब क्या है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। समझ में आ रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता, मैं एसेट्रा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड पे लिमिटेड जगह है। पूरा एग्जाम्पल ही भर डालेंगे क्या, तो देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आया, जैसे कोई 4 सॉलिड दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, पोलर। सर ये पोलर नॉन पोलर और ये सब हम लोग बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ना। यस, डाइपोल मोमेंट बच्चों, डाइपोल मोमेंट। आई बात समझ में। तो ये था हमारा कारवां किसका, जी हाँ, पोलर का। अब हम बढ़ेंगे आगे, किसमें, पोलर के बाद हम किस में आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ने वाले हैं पोलर के बाद नॉन पोलर। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब सर मैं बताऊं इसका, सर इधर पोलर था इधर नॉन पोलर है, मतलब इधर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। यस, यहाँ पे कोई चार्ज का क्रिएशन नहीं है, कोई पार्शियल वर्शियल चार्ज क्रिएट नहीं होगा।
समझ में आ रहा है? आया ना? इसके अंदर परमानेंट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव थे, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर टेम्पररी क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पररी क्रिएट होते हैं। चलिए इसे भी देखते हैं। पहला पॉइंट आप सब जानते हैं, पहला पॉइंट हम किससे किससे रिलेटेड लिखते हैं? जी हाँ, हम लिखते हैं पार्टिकल। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या फिर इसके अंदर एटम भी आ सकता है। सर एटम कौन? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब भी है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट क्या है? इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? जी हाँ, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं लंदन फोर्स। सर क्या ये लंदन में डिस्कवर हुआ था? नहीं, ये जो साइंटिस्ट है उसका नाम है फ्रिट्ज लंदन। आ रहा है समझ में? या फिर इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्पर्जन फोर्स। या फिर इसी को आप एक और नाम से सुनोगे, मोमेंटरी डाइपोल स्लैश इंड्यूस्ड डाइपोल। स्लैश को हटाना पड़ेगा। मोमेंटरी डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, आप तीनों में से कोई भी चिपका दोगे तो आपका काम बन जाएगा। आया बात समझ में बच्चों? मोमेंटरी डाइपोल या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल। और इसमें इसमें ये जो सारे हैं इसे हम कहते हैं कि ये एक वेंडरवॉल फोर्स के टाइप है। मैं आपको एक हिंट दूं, जब भी आपको कोई ना समझ में आए ना मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो चिपका दो वेंडरवॉल। क्या चिपका दो? वेंडरवॉल। क्योंकि वेंडरवॉल जो है साइंटिस्ट का नाम, उनके नाम के अंडर में तीन फोर्स आते हैं, डाइपोल डाइपोल वही लंदन वाला, दूसरा आता है सॉरी पहले आता है डाइपोल डाइपोल और दूसरा आता है लंदन जिसे हम डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, और तीसरा आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जो कि एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। सर इसका जरूरत नहीं है, बस इतने तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दो, कोई बात नहीं। अब चलिए इसी को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये हीलियम का एक एटम है, ठीक है, और ये हीलियम का दूसरा एटम है। सर चित्र थोड़े खराब बन गए, कोई बात नहीं, चलिए अच्छे चित्र के लिए कुछ करते हैं। ठीक है, ये हीलियम का एक एटम और ये हीलियम का दूसरा एटम। ठीक है, अब आप सब जानते हैं अर्थ की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, और हीलियम के इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी, ये उसका मान लीजिए न्यूक्लियस है। तो अर्थ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप ऐसा मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़े टाइम के लिए राइट साइड में बढ़ गई। जी हाँ, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप सबने 11th में तो पढ़ा ही होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मिलने का जो चांस है वो राइट साइड में ज़्यादा है। सर न्यूक्लियस को अलग कलर से दिखा दो, देखो अब हुआ क्या इसमें, इस कहानी में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस है वो राइट साइड में ज्यादा है। सर हीलियम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे मेरे भाई हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं यार, मैं तो प्रोबेबिलिटी चांस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा, और ये टेम्पररी है। नहीं तो बोलोगे सर ये तो इसकी तरह ही है ना, आप हमें उल्लू बना रहे हो। वहाँ ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये परमानेंट है और ये क्या है, टेम्पररी। तो ठीक उसी तरह अब इधर क्या होगा, इस हीलियम के एटम में क्या होगा मेरे भाई, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? जी हाँ, वो भी राइट की साइड बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब उन लोग के मिलने का चांसेस किधर ज़्यादा हो जाएगा? जी मेरे बच्चों, राइट साइड में ज़्यादा हो जाएगा। और फिर इसमें भी दो जोन क्रिएट हो जाएंगे, कौन से? जी हाँ, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, टेम्पररी। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट राइट साइड हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जोन और एक इलेक्ट्रॉन रिच जोन। जो लेफ्ट वाला है वो इलेक्ट्रॉन रिच जोन है और जो राइट वाला है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जोन है। और फिर इनके बीच में इंटरैक्शन वही जुम्मा जुम्मा चालू। और ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं बच्चों, ये बहुत ही क्या होते हैं, वीक फोर्सेस। तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, आया समझ में? और इनके बीच का जो फोर्स था वो लंदन फोर्स था। आया समझ में? तो अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो होंगे ये रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट सॉलिड होंगे। क्या होंगे रूम टेम्परेचर पे? जी हाँ, सॉफ्ट सॉलिड। इज दैट क्लियर? और वेरी लो
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सॉफ्ट सॉलिड है, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। आप याद रखना ये बॉइलिंग पॉइंट यहीं से, ठीक है। ऐसे सर इसके एग्जाम्पल नहीं बताया आपने, तो चलिए लगे हाथ इधर लिख देता हूं मैं इसके एग्जाम्पल भी। तो आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में आ सकता है मीथेन, इथेन, हीलियम, नियॉन, SO3 एसेट्रा। जो भी नॉन पोलर होंगे वो इसी कैटेगरी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे दो, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छे से बता दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉलिड मॉलिक्यूलर के टाइप पे, और जो कि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए हेडिंग लगा देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, डाइपोल डाइपोल है। जी हाँ। और ये किस में दिखता है, जी हाँ, फोन के साथ। मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, FON, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो ये जनरली किसके केस में दिखेगा, इसमें पार्टिकल कौन से होते हैं, अमोनिया है, दूसरा कौन सा है, H2O, और क्या हो सकता है, HF। एग्जैक्टली है। नेक्स्ट, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जी हाँ, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें होता क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। आ रहा है समझ में, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और फिर उसी हेलोजन का लोन पेयर इसे इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब हेलोजन के लोन पेयर और जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अब ये जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड में बता रहा हूँ बच्चों, आप एक चीज ध्यान से सुनना, हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ना है। मतलब ये HCl और ये HCl के अंदर नहीं देखना है, H और Cl के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड है यार, हमें HCl और HCl के बीच में देखना है। क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाते वक्त मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर ये बहुत डाउट होता है, समझ में, वो तो कहते हैं सर HCl के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है ना सर। अरे बेटा, एक HCl और दूसरे HCl के बीच में, आया समझ में, ऐसे देखना है आपको, ठीक है। हाँ, ऐसे करना है, एक हीलियम दूसरा हीलियम, एक SO3 दूसरा SO3, एक H2O दूसरा H2O, ऐसे करना है। अब H और O के बीच का मत चेक कर लेना, नहीं तो बोलोगे ए सर मुझे समझा ही नहीं। ओए, मैं जो बता रहा हूँ ना वो ध्यान से सुन ले, वही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा, ओके, कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। समझ में आया, कंपेयर टू मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखा है मैंने ये। अब ये मत कि इसका कंपेयर आप आयनिक सॉलिड से करिए, समझ में आ रहा है। और ये जनरली कैसे होते हैं, ये जनरली होते हैं हार्ड, समझ में आया, नो डाउट, पुअर कंडक्टर ऑफ, सर बट पानी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सर। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उसके अंदर डिजॉल्व मिनरल होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, तभी वो कंडक्ट करता है। आ गया समझ में। सर इसमें तो एग्जाम्पल आपने बताया नहीं, अरे पहला पॉइंट ही एग्जाम्पल लिख दिया, तो ये वाला केस भी आपका हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने दो सॉलिड कवर कर लिए हैं, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर इतना डिटेल में बता रहे हो, हमारे सर ने तो बोला नोट्स में लिखा है सर, याद कर लो, आप लोग पढ़ लो, रीडिंग लगा लो। सर ऐसे होगा तो फिर मज़ा आएगा जेई नीट पढ़ने में। यस, बिलियन एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कर दीजिए, बवाल मचाएंगे। समझ में आ रहा है, चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है जी, हमारा तीसरा टाइप ऑफ सॉलिड है जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। क्या होता है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। सर इसमें पार्टिकल कौन से आएंगे, जनरली नॉन मेटल के पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल के पार्टिकल, ठीक है।
तो इसमें पार्टिकल कौन से होंगे? जनरली नॉन मेटल, या फिर कहने को आप एटम भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? एटम। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जी हाँ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कोवेलेंट बॉन्ड। पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? नेटवर्क फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? नेटवर्क। सर ये नेटवर्क का मतलब क्या है? बिल्कुल चिंता मत करें, अभी बताता हूँ मैं आपको सब कुछ डिटेल में। तो ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। चलिए अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं पहले, आपको ये नेटवर्क वाला फोर्स समझाने के लिए। ठीक है, क्या होता है ये नेटवर्क? अब देखिए यहाँ पे मैं इसमें ले लेता हूँ कार्बन का एक एलोट्रोप। ऐसे एक लेयर, अब ये दूसरा। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन जो है, जी हाँ, ये जो एक कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? यस, 3 कार्बन से। जी हाँ, ये एग्जाम्पल जो है वो ग्रेफाइट का है। कौन है ये? ग्रेफाइट। और आप सब जानते हैं ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो ये उसकी पहली लेयर है और ये जो है ये दूसरी लेयर है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं मैं ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसका मतलब होता है इनके बीच में ये वीक वैंडरवॉल फोर्स है। ऐसे ये वीक वैंडरवॉल, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये क्या है? जी हाँ, ये मैंने बोला ना जहाँ कोई नहीं वहाँ वैंडरवॉल, तो ये वीक वैंडरवॉल फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक कार्बन कितने सारे कार्बन से अटैच होता है। अब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये अपने आजू बाजू सारे कार्बन से अटैच है। एक कार्बन इधर इधर इधर, मतलब बोलते हैं ना एक नेटवर्क बन जाता है। अगर आप डायमंड देखें तो डायमंड में तो कैसा होता है, अगर ये कार्बन है तो दूसरे कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, फिर ये 4 कार्बन से अटैच होगा, ऐसे तो नेटवर्क बन जाता है एक। समझ में आया? जैसे इंटरनेट होता है, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आप मुझसे कनेक्टेड हो, आप अपने दोस्त से भी कनेक्टेड हो, पापा से भी कनेक्टेड हो, मम्मी से भी कनेक्टेड हो, सबसे कनेक्टेड हो। तो जब इन सॉलिड को मेल्ट करना होता है तो इनके बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने होते हैं बच्चों। इनके बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने होते हैं, मतलब आपको ये भी तोड़ना होगा, 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 ये भी तोड़ना होगा। बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने होते हैं और जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? बहुत ही हाई। तो कभी आपको क्वेश्चन आता है कि आयनिक, मेटालिक या फिर मॉलिक्यूलर, समझ में आ रहा है? और कोवेलेंट में सबसे ज्यादा, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है? तो आप किसका लिखोगे? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का, क्योंकि इसमें हमको जो सॉलिड है उसे मेल्ट करने के लिए बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल से तो आपका काम बन ही गया, कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब इसका अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी का, तो आप सब जानते हैं वेरी हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट का तो मैं अगर आपको बताऊं तो मेल्टिंग पॉइंट समवट अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स जाता है, 3900 एंड समथिंग होता है। मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख देता हूँ? 4000 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ में आया होगा। जी हाँ, डायमंड भी इसी कैटेगरी में आता है और डायमंड का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड इट कम्स अप्रॉक्सीमेटली 3500 डिग्री सेल्सियस। ये आपको समझ में क्यों? मैंने बता दिया आपको, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना होता है। ठीक है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली दे आर पुअर कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आप सब जानते हैं, स्कूल में भी आपने पढ़ा है, डायमंड इसका एक्सेप्शन है। अरे सॉरी, जो ग्राफाइट है वो इसका एक्सेप्शन है। ग्राफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए तो ग्राफाइट को हम इलेक्ट्रोड बनाने में भी यूज होते हैं। जी हाँ, आगे चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी में हम इसी तरह अपना कारवा चलाएंगे। ठीक है, तो सर इसके अलावा हमें कुछ और भी एग्जाम्पल दे दीजिए। तो आप ले सकते हैं, जी हाँ, सिलिका ले सकते हैं,
इज दैट क्लियर? सिलिका या फिर सिलिकॉन कार्बाइड या फिर बोरॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम, कोरेंडम, बहुत सारा। समझ में आया? सर आपने क्या एग्जाम्पल दिया? जी हाँ, जो एग्जाम्पल मैंने बोला, जिनकी टंग ट्विस्ट है वो ट्राई ना करें, वरना वो कुछ और भी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। आपने पढ़ लिया, नॉन मेटल होता है जनरली, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, पुअर कंडक्टर होते हैं, बट एक्सेप्शन ग्राफाइट है। और अगर आप हीट का ले लो तो डायमंड इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले सॉलिड पे मेरे प्यारे बच्चों। और वो कौन सा सॉलिड है? जी हाँ, वो है मेटालिक सॉलिड। क्या है? मेटालिक सॉलिड। सर आप इतना डिटेल में बता रहे हो, सर हमें तो यही बोला गया था कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसे नोट कर लीजिए या फिर उसी को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जितना उधर दिया गया है उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं। ऐसे तो टेक्स्ट बुक में सब कुछ लिखा गया है, आप घर पे बैठिए और सब कुछ पढ़ लीजिए। फिर क्लास की क्या ज़रूरत, फिर कोचिंग की क्या ज़रूरत, फिर हम सब भी घर पे बैठ जाएं। हाँ, तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल। क्या होते हैं? मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है। समझ में आया? सर मुझे मेटल नहीं पता। अरे भैया, लोहा, लौह पुरुष जानते रहोगे तुम। आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, भाई बहुत सारे मेटल है। हाँ, और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? जी हाँ, वो होता है मेटालिक बॉन्ड। क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड। अब ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? तो जी हाँ, मेटालिक बॉन्ड होता है अट्रैक्शन बिटवीन p of electron, p of electron and kernels, p of electrons and kernels। चले इसे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं बच्चों। मैं ले लेता हूँ एक मेटालिक पीस, मान लीजिए कॉपर का मैंने पीस ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर ले लेते हैं हर जगह कॉपर, Cu Cu Cu। जी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ Cu, आपको तो मैं वैसे भी देख नहीं सकता। तो ये सारे कॉपर कॉपर कॉपर। सर लेकिन महसूस तो कर सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो, समझ में आया? अब आप सब जानते हो जो मेटल होते हैं, मेटल उनका आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं। या फिर मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो लूजली बाउंड होते हैं। तो मान लीजिए हर एक कॉपर अपना दो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये +2 +2 +2। आ गया समझ में? जी हाँ, वैसे तो मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की बहुत सारी थियरी होती है, बट मैं इस थियरी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो एक कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन देगा? दो दो इलेक्ट्रॉन। तब तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे भाई। यह पैसा ही पैसा होगा। पैसा पैसा, इलेक्ट्रॉन से थोड़ी पैसा मिलता है यार, कुछ भी बोलते हो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे समंदर में पानी की कमी नहीं होती, ठीक उसी तरह से मेटालिक लैटिस में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे समंदर में पानी की बूंदे, वैसे ये इलेक्ट्रॉन का समंदर, इसीलिए इसे कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेटल आयन है बच्चों, देख रहे हो ये कॉपर 2+2+, जो हर जगह फैले हुए। हम्म, ये इन्हें हम कहते हैं, इनके ग्रुप को हम कहते हैं कर्नल्स। इज दैट क्लियर? तो कर्नल्स और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, उसी को कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सर आयनिक में भी तो यही होता है। आयनिक में अलग होता है बेटा, उसमें कटायन तो होता है, इधर भी कटायन है, लेकिन वहाँ पे अनायन होता है, यहाँ पे अनायन नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सर मुझे अनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस बताओ ना। अरे, एक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो अनायन बनाता है, यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में? तो ये था मेटालिक बॉन्ड। अब आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके, नो डाउट। हाई में मैं ऐसे भी लिख दूंगा लो टू मॉडरेट, क्योंकि कुछ कुछ मेटल है जिनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी लो भी है। आप में से कोई कैमरे से बाहर आके बोल देगा मुझे, सर आप मर्क्यूरी को भूल गए सर, आप मर्क्यूरी को कैसे भूल सकते हो सर? देख मेरे भाई, लिखा है लो टू मॉडरेट। इज दैट क्लियर? और आप कह सकते हो क्या? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। दे कैन कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। और क्या लिख सकते हो इनके बारे में? जी हाँ, ये मेलिएबल होते हैं और ये डक्टाइल भी होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं मैं सबके लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर पता चला कमेंट में लिख दोगे ए सर जो जिंक होता है ना वो मेलिएबल नहीं होता है। हाँ सर जिंक डक्टाइल भी नहीं होता। अरे मुझे भी पता है यार, ये तो इन जनरल लिख रहे हैं आप। आ गया समझ में? तो ये था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। सर रूम टेम्परेचर में क्या होंगे? सॉलिड। और ये शाइन भी करते हैं तो इसे हम लस्ट्रस भी कहते हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ मेटल की प्रॉपर्टी है। समझ में आया? अब लास्ट में उसका क्या लेंगे बच्चों? जी हाँ, लास्ट में हम लेंगे क्या? एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया, सारे मेटल ले लिए। तो यस आप ले सकते हो मेटल, जैसे कि आप ले सकते हो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टिन, लेड, ये सारे। इज दैट क्लियर? तो ये सारे इनके एग्जाम्पल हो गए और इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो खत्म होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। ये तो इंट्रोडक्टरी सेशन था सॉलिड स्टेट का। आगे चल के हम धमाका मचाने वाले हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है और वीडियो के नीचे पता है एक अंगूठा लगा होता है, आओ उसको प्रेस कर दो। समझ में आया? ताकि वीडियो बहुतों तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो मस्त रहें, जबरदस्त रहें, मिलते रहें, बाय बाय।